ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास में वेरी फास्टली हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये लास्ट पेपर्स में रहे हुए क्वेश्चंस हैं, तो हम वन बाय वन करके हमारे जो लास्ट टॉपिक्स हैं उनसे कंसर्न करते हैं। तो हम देखते हैं इनको। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो एक्चुअल में जो डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा था कि जो डिट्राइटर्स जो फूड चेन होती है उसमें डिट्राइटोवोर्स एंड डिकम्पोजर्स हैं, वो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो स्पेसिफिकली ये जो क्वेश्चन है ये डिकम्पोजिशन को लेकर के है, ऑर्गेनिक मैटर्स का जो डिकम्पोजिशन होता है उसको लेकर के है। और जो लिटर का मतलब जो अभी अभी फ्रेशली फॉलन जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज लिटर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी गलत सी है ये। डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लिटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर जो पेड़ पौधों से गिरता है दैट इज कॉल्ड एज लिटर, और उसके अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, फिनोलिक कंपाउंड्स, लिग्निन, ये सब पाए जाते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिकम्पोजिशन की रेट सबसे तेज किसके लिए होती है और सबसे स्लो किसके लिए होती है, राइट। तो यहाँ आपको ध्यान रखना था, और जैसे आपने माइक्रो सीरी में भी ये चीज़ समझी थी कि सबसे पहले जो सेलुलोज है ये ब्रेक डाउन होता है। पहली जो स्टेप होती है उसमें सेलुलोज ही ब्रेक डाउन होता है और इसकी स्पीड भी सबसे फास्ट होती है। और इसके बाद में ही जो हेमी सेलुलोज है वो डिकम्पोज होता है और इसकी स्पीड इससे स्लोवर होती है डिकम्पोज की। देन आफ्टर जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं वो डिकम्पोज होते हैं और उनकी स्पीड इनसे भी स्लोवर होती है और बहुत ही कम और वेरी स्लोली स्पीड के साथ में। और फाइनली जो डिकम्पोज होता है दैट आर लिग्निन कंपाउंड्स। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले कौन डिकम्पोज होगा उसके बाद कौन होगा, तो ऑर्डर में आपको दिस इज द नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो ऑर्डर भी इनका यही होगा। और रेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो रेट हाईएस्ट यहाँ इसकी होती है और जो स्लोवेस्ट रेट है वो इसके लिए होती है, राइट। इससे थोड़ा सा स्लो यहाँ हेमीसेलुलोज का हो जाएगा, उससे भी थोड़ा सा स्लो है वो फिनोलिक कंपाउंड्स का होता है। देखिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप इसमें ध्यान दे सकते हैं, उनको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के अंदर काफ़ी सारे जो डेरिवेटिव कंपाउंड्स हैं ये उनका मिक्सअप होता है, तो ये हेट्रोजीनस पॉलीसैकेराइड कैटेगरी में आएगा। तो एक तो होमोजीनस है सेलुलोज, इसलिए ये सबसे तेजी से होगा और ये उससे थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं ये तो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, राइट। जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं उनका सिंथेसिस प्लांट है वो अपने डिफेंस के लिए करता है। ये फिनॉल के पास जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं ये एंटी माइक्रोबियल होता है। तो डिकम्पोजर्स हैं वो माइक्रोब्स ही होते हैं, तो वो इतना आसानी से इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते जब तक ये ऑक्सीडाइज वगैरह नहीं होते, उसके बाद में ही इसको डिकम्पोज किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि फिनोलिक कंपाउंड्स हैं वो सेलुलोज हेमीसेलुलोज से बाद में और इनसे स्लोली डिकम्पोज होते हैं और वो भी ऑक्सीडेशन होने के बाद में ही, अदरवाइज तो ये एंटी माइक्रोबियल होते हैं, इसलिए डिफेंसिव कंपाउंड्स हैं पौधे के, तो ये आराम से डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे क्योंकि माइक्रोब्स उन पर काम नहीं कर पाते। लिग्निन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी आ जाती है, रिजिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और डिकम्पोजिशन रेट बहुत कम होने से लिग्निन कंटेनिंग जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप हार्डवुड की बात करते हैं तो
हार्टवुड के अंदर मेनली जो कंपोनेंट्स हैं वहाँ पे हम बात करते हैं कि जो लिग्निन है, लिग्निन के डिकम्पोजिशन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और फिर माइक्रोब्स उनका डिकम्पोजिशन नहीं कर पाते तो उनकी लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको वो पता हो, अगर आपको पता है कि हार्टवुड है, लिग्निन उसमें जमा हो जाता है तो वो डिकम्पोज नहीं होती है, बहुत ही स्लोली डिकम्पोज होती है। तो यस, आप इसको टिक कर सकते थे कि लिग्निन सबसे लास्ट में ही होना चाहिए, सेलुलोज सबसे पहले ही होना चाहिए, राइट। तो सेलुलोज सबसे पहले हो, लिग्निन सबके बाद में हो, ऐसा आपको यही मिल रहा है। सेलुलोज सबसे पहले होना चाहिए, लिग्निन सबसे बाद में होना चाहिए। और फिर आप इनका भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि फिनॉल और हेमीसेलुलोज में से इजी जो डिग्रेड हो जाएगा वो हेमीसेलुलोज होगा, और फिनोलिक कंपाउंड्स हैं ये हेमीसेलुलोज की तुलना में स्लोली डिकम्पोज होते हैं। तो ये तो एक सिंपल से बात थी कि ट्यूशन में तो आपसे एक छोटा सा ऑर्डर पूछा था, लेकिन हमें इसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ट्यूशन किसी भी प्रकार से डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ आपको जाना है। किसके लिए? फॉर द मेजर रिजर्वर्स ऑफ द कार्बन ऑन अर्थ। ये पूरे ग्लोब के ऊपर जो कार्बन है उस कार्बन का रिचेस्ट रिजर्वर कौन है, और फिर उससे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हुए और जो पुअर रिजर्वर है वो कौन है, यानी कि अमाउंट ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उससे बाद में उससे कम कहाँ पे है, उससे कम कहाँ पे। आपको जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उन पे काम करना है और ये ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑर्डर सही होता है, राइट। इसका जो ऑर्डर होता है कि जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन है कि ग्लोब के ऊपर मैक्सिमम या हाईएस्ट अमाउंट जो कार्बन है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन ये प्रेजेंट है कार्बोनेट्स के रूप में, ये कार्बोनेट्स के रूप में प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट्स के रूप में प्रेजेंट है। और ये जो कार्बोनेट्स हैं ये मेनली जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो समुद्र के पैंदे के अंदर जो सेडिमेंट्स जमा हैं ये उनका हिस्सा है। आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे हम ओशन इकोसिस्टम की बात करें या एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टॉन सनलाइट को यूज़ करके बहुत सारा प्रोडक्टिविटी देते हैं, और जब ये डिकम्पोज होंगे, जब इनकी डेथ होती है, क्योंकि इनका टर्नओवर नंबर काफ़ी हाई होता है, तेज़ी से ग्रो करते हैं, तेज़ी से ये डेथ भी होती है, तो इनका जितना भी कार्बन है वो कार्बन सारा यहाँ पैंदे में जमा होता रहता है। दीज आर द सेडिमेंट्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की तुलना में बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्टिव होते हैं, पहली बात आपको ध्यान देनी है। पूरे ग्लोब के ऊपर पानी की जो सतह है, ओशन सरफेस है, वो लैंड सरफेस से बहुत ज़्यादा है। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं उनके प्रोड्यूसर्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं, और जब से लाइफ आई है, लाइफ ग्लोब के ऊपर पानी में सबसे पहले आई है, और तब से ये जमाव है वो चालू है और अब तक ये लगातार है। और ये सारी चीज़ें आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हैं कि मैक्सिमम जो कार्बन है वो आपको कहाँ मिलने वाला है, वो हमें सेडिमेंट्स के रूप में मिलेगा समुद्र के पैंदे में। तो जो सेडिमेंट्स हैं या समुद्र के पैंदे में जो जमा है कार्बन, ये मेजर सिंक है कार्बन का। रिजर्वर भी यही कि यहाँ पड़ा है, और एटमॉस्फेयर में जितना भी कार्बन है वो इस रास्ते से हटता है, क्योंकि कार्बन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कार्बन ऑक्सीडाइज होकर के CO2 बनाता है, दिस इज पॉल्यूटेंट गैस, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए काम करती है, तो बहुत बड़ा इश्यू है।
और पूरा ग्लोब इससे जूझ रहा है कि ये हटे कैसे। तो इसको हटाने के लिए जो मेनली जो पंप काम करते हैं, दीज आर द कार्बन पंप्स, कि आप इन फाइटोप्लैंक्टन्स को कार्बन पंप बोल सकते हैं। ये एटमॉस्फेयर से CO2 को उठाएंगे और उसको ओशंस के पैंदे में डाल देते हैं, जहां से इसका रिसाइकलिंग है वो बहुत ही स्लो है, न के बराबर है, राइट। तो एकमात्र जरिया जो नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें मैन का कोई रोल नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं और ये जो माइक्रोब्स हैं, ये एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक कार्बन को सेडिमेंट्स के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ग्लोब के ऊपर मेनली जो कार्बन है, कार्बन का जो रिचेस्ट जो कलेक्शन है रिजर्वर के रूप में, दैट इज प्रेजेंट इन ओशन सेडिमेंट्स, ठीक है। ओशन सेडिमेंट आपको यहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। हाँ यस, यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज लैक सेडिमेंट्स। तो यस, ओशंस को आप लार्ज लैक बोल सकते हैं, कि जो ओशंस हैं दे आर जस्ट लाइक लैक्स, लेकिन वो झीलों की तुलना में काफ़ी बड़े हैं। तो दे आर ओके। तो हाईएस्ट जो अमाउंट है कार्बन की, दैट इज प्रेजेंट इन सेडिमेंट्स ऑफ द ओशंस और लार्ज लैक, ठीक है। इसके बाद में जो इससे कम अमाउंट है, दैट इज प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल सॉइल, कि जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल के, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे काउंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। ये वही है जिसको हमने न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में पढ़ा है कि कार्बन साइकिल भी होता है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो फूड चेन में ट्रेवल करते हैं, वहाँ से डिटैच होंगे और माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज करके वापस सॉइल में डाल रहे होते हैं। इसके बाद में इससे भी कम अमाउंट है, दैट इज इन एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द गैसियस फेज। और सबसे कम जो अमाउंट है कार्बन की, दैट इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ बायोमास, in terrestrial vegetation, means plants। तो थोड़ा सा क्या कि एक ऐसा एंगल है जो नॉर्मली हमारे दिमाग में नहीं होता है, इसलिए ज़रूरी था कि आप ऐसे क्वेश्चंस को समझें और उसका लॉजिक भी आपको पता हो और ट्रेंड भी आपको पता होना चाहिए, कि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी कोई बात आए तो आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर रहे कि यस, सबसे हाईएस्ट अमाउंट है वो सेडिमेंट्स के लिए अपन काउंट करते हैं, देन सॉइल जो टेरेस्ट्रियल सॉइल है उसके लिए करेंगे, देन एटमॉस्फेयर, और जो हमें लगता है कि वेजिटेशन में कार्बन होगा बहुत सारा, ये सबसे कम है, इधर लोवेस्ट। ओके, क्लियर। ओके देन, ठीक है। ये जो अगला क्वेश्चन है अगर हम यहाँ की बात करें तो ये ग्रासलैंड्स के लिए है क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्रासलैंड्स। कल हमने कुछ बायोम्स वगैरह को लिया था, तो वहाँ पे भी कुछ ग्रासलैंड्स की बातें आई थी। तो ग्रासलैंड को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस ये सर काफ़ी बार दे रहा है, जिनमें मैचिंग कराता है, टेबलाइज फॉर्म में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर भी आपको मैच करना है, मैच द करेक्ट लोकल नेम ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड, कि ग्रासलैंड के नाम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, दीज आर द लोकल नेम ऑफ ग्रासेस, राइट। और इनका ज्योग्राफिकल रेंज क्या है, कि कौन से एरिया में आपको ये मिलेगी, वो यहाँ पे दिए हुए हैं, एरिया आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो देखिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जैसे यहाँ पे पैम्पास, प्रेरीज, स्टेपीज, वेल्ड्स, ये 4 नाम दिए हुए हैं और 4 ज्योग्राफिकल एरिया आपको दिए हुए हैं। तो वन थिंग जो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया के अंदर जो ग्रासलैंड हैं, एशिया की ग्रासलैंड्स हैं, उनको अपन स्टेपीज के रूप में जानते हैं, दीज आर स्टेपीज। ओके, नॉर्थ अमेरिका,
एंड साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो ग्रासलैंड है उनको प्रेरीज नाम दिया जाता है, प्रेरीज। और जो साउथ अमेरिका में है दे आर कॉल्ड एज पम्पास। हालांकि आपने छोटे क्लासेस में इनको पढ़ा है, प्रेरीज पम्पास ये सब आप जानते हैं। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि प्रेरीज कहाँ पे है, पम्पास कहाँ पे है। तो यस, प्रेरीज नॉर्थ में है और जो पम्पास हैं वो साउथ में है, राइट। आप इनको ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड है दैट इज वेल्ड। ओके, तो अगर हल्का सा आइडिया भी हमारे पास होता है तो हम ऐसे क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। जब चार में से अगर दो का पता हो, एक का पता हो, तो भी कई बार हमारे जो लॉजिक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, हम इनको आराम से मैचिंग वालों को कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ मैचिंग की, तो दिस इज द एशिया, और एशिया में स्टेपीज का मतलब यहाँ आपके पास सी आना चाहिए। तो यस, यहाँ पे आपके पास सी आना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेरीज हैं, तो यहाँ पे आपके पास बी आना चाहिए। तो यस, ये दोनों ऑप्शन में आपको बी दे रखा है, ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएंगे, राइट। और इसके बाद में अगर हम बात करें साउथ अमेरिका, तो वहाँ पे पम्पास यानी कि ए आना चाहिए। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे सही है। और साउथ अफ्रीका में वेल्ड है, ये बिल्कुल सही है। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर 2। ये ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल से ये करेक्ट मैचिंग आपको दी हुई है, राइट। तो जस्ट आपको थोड़ा सा मेमोराइज रखना चीज़ों को, और आइडिया होना चाहिए कि यस कौन सा नाम कहाँ की ग्रासलैंड के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है। तो फिर हम ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, इसके बाद में ये लास्ट पेपर का क्वेश्चन है, और ये बायोम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। आपको 4 क्लाइमेटोग्राम्स दिए हुए हैं। क्लाइमेट की जो इंफॉर्मेशन है वो ग्राफिकल फॉर्म में, दिस इज द ए, बी, सी एंड डी। 4 क्लाइमेटोग्राम आपको दिए हुए हैं, और वो आपको बताते हैं, डिपिक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ द मीन टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो जो सॉलिड लाइन है वो टेम्परेचर को बता रही है, और जो डैश लाइन है वो रेनफॉल को बता रही है। तो टेम्परेचर और रेनफॉल, दिस इज टेम्परेचर, रेनफॉल, दिस इज टेम्परेचर, रेनफॉल, दिस इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो आपको इस प्रकार से सोचना है। ये 4 अलग अलग जगह की बात है, यानी कि जियोग्राफिकल एरिया है, बायोम्स हैं, ऐसा आप ले सकते हैं। जो सॉलिड लाइन है ये तो बात हो गई थी कि वो टेम्परेचर एंड रेनफॉल को डिपेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से यूटिलाइज करना है। देखिए, अगर आप बात करें कि दिस इज द क्लाइमेटोग्राम फर्स्ट ए वाला, तो यहाँ पे देखिए जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर लगभग एक जैसा है, 30 डिग्री, 30-35 ऐसा कुछ आप मान सकते हैं। और साल भर एक जैसा टेम्परेचर, और वो भी 30 डिग्री टेम्परेचर, ऐसा आपने कहाँ पढ़ा है? आप में से कोई भी? कल आप लोगों ने बायोम्स के बारे में समझा था, तो ऐसे कौन से बायोम आए थे जहाँ पर साल भर टेम्परेचर है वो कांस्टेंट सा रहता है और काफ़ी हाई भी रहता है? एनीवन? दिस इज फॉर ट्रॉपिकल, राइट। और अगर हम बात करें रेनफॉल की, तो रेनफॉल का पैटर्न देखिए यहाँ पे किस प्रकार का है कि रेनफॉल भी यहाँ पे लगभग काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल है, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, नियर अबाउट आप इसके अराउंड मान सकते हैं। तो साल भर
रेनफॉल भी है, साल भर टेम्परेचर भी है। अगर आप थोड़ा सा भी आइडिया लगाएंगे तो ये चीज़ आपको कैच हो जाएंगी, क्लाइमेटोग्राम देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये मैटर ट्रॉपिकल का ही होगा। तो यस, दिस इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो हमारा जो ए है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है कि हॉट वेट है कि लगभग 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर और थ्रू आउट द ईयर एक जैसा ये रहेगा। तो ये आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन है, आप इतना जानते भी हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड वाले क्लाइमेटोग्राम की, तो यहाँ देखिए क्या है कि जो टेम्परेचर है वो 30 नहीं है, नियर अबाउट 25 डिग्री के आसपास ये टेम्परेचर है, राइट। एंड दिस इज ए प्लीजेंट टेम्परेचर। कल आपके साथ ये बात डिस्कस हुई थी कि जो प्लीजेंट टेम्परेचर है ये आपको मिलेगा, और केवल एक रेनी सीजन है, दिस इज द सिंगल रेनी सीजन। इसके अलावा यहाँ रेन नहीं है। तो टेम्परेचर प्लीजेंट हो और साल में केवल एक बार ही, यानी कि किस निश्चित ड्यूरेशन में ही, गर्मियों में ही बारिश हो, तो ये ट्री हैबिट को सपोर्ट नहीं करेगी, ये ग्रास हैबिट को सपोर्ट करेगी। तो ग्रासेज हो और मौसम साल भर सुहाना हो, तो यस, दीज आर सवानाज, राइट। तो ये प्लीजेंट टेम्परेचर, सिंगल रेनी सीजन, ये चीज़ आप सवाना के लिए लागू करते हैं, ये आप यहाँ से निकाल लेंगे। देन अपन बात करें क्लाइमेटोग्राम सी की, थर्ड वाले की। तो यहाँ पे देखिए जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर लगभग ये 15 डिग्री 18 डिग्री ऐसा कुछ आप ले सकते हैं, और फिर राइज होकर के ये 40 यानी कि 35 से ऊपर तक जा रहा है। तो दिस इज द हॉट टेम्परेचर एंड दिस इज कोल्ड टेम्परेचर। तो सर्दियाँ भी हैं, गर्मियाँ भी हैं, और गर्मियों में टेम्परेचर काफ़ी हाई भी चला जाता है। और रेनफॉल है वो केवल यहाँ है कि पोस्ट जुलाई और ये जो मानसून रीजन होता है, इसी में केवल रेनफॉल हो रही है। बाकी टाइम पे रेनफॉल या तो नहीं है या बहुत कम है। तो यहाँ से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि काफ़ी हाई टेम्परेचर कहाँ जाता होगा। देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 की स्केल तक दिया हुआ है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर किन में जाता होगा, या काफ़ी हाई टेम्परेचर कहाँ जाता होगा? तो दैट इज़ फॉर डेजर्ट, दैट इज़ फॉर डेजर्ट। तो मोर देन 30-35 डिग्री टेम्परेचर अगर जा रहा हो और रेनी सीजन छोटी सी हो, थोड़ा सा ही वहाँ पे रेनफॉल हो, तो दैट इज़ फॉर डेजर्ट। ओके, और सिमिलरली अगर आप बात करें फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाले में देखिए क्या है कि दिस इज द सॉलिड लाइन फॉर टेम्परेचर, कि टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक चला जाता है। और रेनफॉल है, ये रेनफॉल भी काफ़ी कम है, रेनफॉल काफ़ी कम है। और जिस समय पे ये टेम्परेचर काफ़ी हाई है, उस समय पे रेनफॉल बिल्कुल से नहीं है, और रेनफॉल थोड़ा बहुत जो भी है वो सर्दियों में है, विंटर। तो सर्दियों में रेनफॉल हो रहा हो और बाकी टाइम पे रेनफॉल बहुत कम है, सर्दियाँ भी हों, टेम्परेचर 35 से ऊपर नहीं जा रहा है, 30 से नीचे ही रह रहा है, राइट। तो ऐसी जो कंडीशंस हैं, ऐसी जो कंडीशंस हैं वो हमें देखने को मिलती हैं मेडिटेरियन रीजन के अंदर। दिस इज फॉर मेडिटेरियन रीजन। तो यहाँ पे जो समर है वो ड्राई होती है, ध्यान रखना आपको कि जो मेडिटेरियन रीजन होगा उसमें समर ड्राई होती है, सूखी, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल नहीं है, रेन एब्सेंट है। और जो सर्दियाँ हैं वो हल्की सी गीली होती हैं, माइल्ड वेट, कि सर्दियों में थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे बारिश के रूप में या रेन के रूप में आता है। तो यस, जो रेनफॉल है वो सर्दियों में थोड़ा बहुत है। तो दिस इज फॉर मेडिटेरियन। हाँ, यहाँ पे ये पांचवा ऑप्शन भी दिया हुआ है, दिस इज कॉनिफर इकोसिस्टम। तो कॉनिफर इकोसिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो कॉनिफर में क्या रहेगा कि टेम्परेचर काफ़ी लो जाना चाहिए, कि 10 डिग्री से ऊपर ना जाए, उससे 0 से नीचे भी जाना चाहिए। तो ऐसा ऐसा हमें किसी भी क्लाइमेटोग्राम में नहीं दिया हुआ है। और रेनी सीजन
सिंगल ही होना चाहिए और वहाँ पे जो रैन है वो रैन ना होकर के एक्चुअल में वहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो स्नोफॉल के रूप में होता है। तो सर्दियों में रैन हो और टेम्परेचर उस समय पे 10 डिग्री या उससे नीचे जा रहा हो तो हम कॉनिफर इकोसिस्टम्स के लिए काउंट करेंगे, जो कल आपने बात की थी टैगा के लिए। टैगा या जो बोरियल जो बायोम था उसकी आप बातें कर रहे थे, तो दे आर द फॉर्म ऑफ कॉनिफर फॉरेस्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइमेटोग्राम में नहीं दी हुई है। तो अगर आप इनके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो ये जो थर्ड वाला कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे करेक्टली दिया हुआ है कि ए में आपके पास थर्ड आएगा, बी में सेकंड, सी में फर्स्ट एंड डी में फोर्थ। तो बायोम्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो भी इस प्रकार से बनाया गया है, लास्ट पेपर में पूछा गया, तो हल्के से आइडिया हमारे पास रहेंगे तो आराम से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ के रिगार्डिंग कोई इश्यू हो, आपका कोई डाउट हो? क्लियर है? ओके देन।